तो ठीक है, मलेरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको कौन कैरी करता है? फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1880 में हुई थी। और ये ट्रांसमिशन से फैलता है। और इस पैरासाइट का जो कंफर्मेशन है वो 1897 में हुआ था। और जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जब वॉर चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जिनकी जान जा रही थी, है ना। तो उन सब की जान बचाने के लिए साइंटिस्टों ने काफी प्रयास किए और धीरे धीरे मलेरिया का जो एंटीबायोटिक है वो डेवलप किया। और इंडिया में भी एक वक्त था कि मलेरिया बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ करता था, लोगों की जान चली जाती थी, है ना। लेकिन अब इसका डेथ रेशियो ना के बराबर रह गया है, उतना ज्यादा ये फैटल नहीं है अब, है ना। और मलेरिया जो है ये पहले ऐसा माना जाता था कि बैड एयर की वजह से होता है। तो जो मलेरिया वर्ड है, इट केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड मल एरिया, मीन्स बैड एयर। क्योंकि पहले ऐसा प्रेडिक्शन था कि जहां पर गंदगी है, और वास्तव में जहां पर गंदगी होती है, जहां पर मतलब नाले का पानी जमा होते रहता है, नालियां खुली है, ठीक है, और टायरों में पानी जमा है, और पुराने जो कबाड़ा है उसमें पानी जमा है, तो जहां पर भी ऐसा पानी जमा होता है, गंदगी होती है, वहीं पर लार्वा पनपते हैं। और आगे चल के वो मॉस्किटो बनते हैं और फिर काट के मलेरिया को फैलाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे इरेडिकेशन प्रोग्राम्स भी चलाती है, निःशुल्क मच्छरदानियां भी बांटती है, और मलेरिया का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट फ्री में उपलब्ध कराती है। जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं वहां पर यदि किसी को मलेरिया है तो डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठंड लग के यदि बुखार आता है और ऐसा कोई सिम्टम नजर आता है तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, मलेरिया के जिस दिन आपके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएगा, उसके जब सिम्टम्स आएंगे उसके बाद में ही उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि वो लिवर में जब तक रहेगा उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। जब वो लिवर से बाहर आएगा और ब्लड में पूरी तरह से फैल जाएगा, और उसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्ट्रोफोजोआ, ट्रोफोजोइड्स, फिर वो आगे चल के मतलब ग्रो अप होके जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में आके आपके रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, तभी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से ही सिम्टम सामने आएंगे। सिम्टम कब सामने आएंगे? जब वो ब्लड ब्लड में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और मेच्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेच्योरिटी में टाइम लग सकता है, कम से कम 3-4 दिन या 20 दिन तक भी लग सकता है। हो सकता है आज किसी को मच्छर ने काटा और उसमें सिम्टम 15 दिन बाद आए, है ना। आपने देखा होगा कोविड के केस में भी यही हो रहा था। कुछ लोगों को जैसे आज आज इन्फेक्टेड हुए हैं तो उनको सिम्टम 10-12 दिन बाद आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो कोविड से इन्फेक्टेड हुए तो सिम्टम्स भी नहीं आए। क्योंकि क्या है, इंडिविजुअली सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि घर में जैसे 4 सदस्य हैं और चारों को मॉस्किटो ने बाइट किया है, लेकिन उसमें से एक ही पर्सन को मलेरिया से वो परेशान रहेगा, बाकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड पॉजिटिव आया लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, वो कभी बीमार नहीं पड़े, बढ़िया आइसोलेशन में पूरे टाइम उन्होंने एंजॉय किया है घर पे। ऐसे लोग भी रहे हैं। तो सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है, और जो पैथोजेंस बॉडी में इंटर करते हैं इसके लिए बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वे से रिस्पॉन्ड करती है ना। फिर बाद में प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित हुआ। वो बैड एयर की वजह से नहीं हो रहा था, वो मच्छरों के काटने की वजह से हो रहा था, क्योंकि जहां गंदगी थी वहां मच्छर थे, और मच्छर की लार में ये प्रेजेंट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की ऐसी स्पीसीज है ना, जिसकी वजह से होता है। एक तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेला, प्लाज्मोडियम मलेरी, और प्लाज्मोडियम नो लैसी, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट स्पीसीज है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? ये है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। और बाकी के हैं, लेकिन ये दूसरी कंट्रीज में ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अफ्रीका में भी, जहां पर जो ह्यूमिड थोड़ा सा गर्म वातावरण रहता है, वहां पर ये मच्छर गर्मी के दिनों में ज्यादा अपना फैलाने का काम करते हैं। ये देखिए, इस वर्ल्ड वाइड मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने गूगल से उठाया है डेटा, जहां पर आप देख सकते हो कि किन कंट्रीज में है मलेरिया। ठीक है, तो इंडिया में भी है, और इंडिया के हर राज्य में है मलेरिया। तो मलेरिया अभी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है, क्योंकि मच्छरों को मारने का बहुत ज्यादा प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक सफलता प्राप्त नहीं की है। फास्नर बनाया,
कछुआ छाप अगरबत्ती बनाई, बहुत कुछ बनाया, लेकिन मच्छरों को नहीं मार पा रहा है इंसान। और कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर मच्छर ही नहीं है, फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है। तो जिन कंट्रीज में मच्छर नहीं है वहां पर ये बीमारी ही नहीं है, और आप मैप में देख सकते हो कहाँ कहाँ है ये बीमारी। तो भारत में तो फैली है, और बाकी इधर कंट्रीज के आप नाम देखोगे तो यहाँ पर भी है। और इधर जो ऊपर कंट्रीज है यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर मलेरिया का नामो निशान भी नहीं है। तो भारत भी चाह रहा है कि मच्छर खत्म हो जाए, और मच्छर तब खत्म होंगे जब गंदगी खत्म होगी। तो भारत हमेशा, भारत सरकार अवेयरनेस लाती है सोसाइटी में कि कहीं पर भी आप गंदगी ना फैलाएं, पानी को जमा ना रहने दे, है ना। टायरों में पानी जमा हुआ है, टाके में पानी, वो टाका रहता है ना, उसमें पानी भरा है तो भरा ही हुआ है। तो जहां पर भी पानी थमेगा और पानी सड़ेगा वहां पर गंदगी की वजह से मच्छर पैदा अपने आप होंगे। तो गंदगी यदि दूर कर दी जाए तो मलेरिया से बचा जा सकता है। तो इसीलिए हर साल जब मलेरिया का मौसम आता है उसके पहले ही सरकार थोड़ा सा मुहिम चलाती है, और मच्छरदानी भी बांट देती है। सबसे बढ़िया तरीका है मच्छरदानी के अंदर सोना। मच्छरदानी में सोओगे तो मच्छर काटेगा नहीं आपको, है ना। क्योंकि ये ओडोमास भी आता है, आप स्किन पे लगा लोगे तो मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन ओडोमास से क्या होता है, कहीं वो आपके पेट में चले जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो ओडोमास की वजह से। ओडोमॉस आपने लगाया होगा, एक ऑइंटमेंट लोशन जैसा आता है, उसको स्किन पे लगा लो तो उससे मच्छर नहीं काटता है। लेकिन वो यदि आपके पेट में चला जाए तो, और उसको लंबे समय तक स्किन पे यूज करने से स्किन की क्वालिटी भी, टेक्सचर, स्किन का अपीयरेंस खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। तो मच्छरदानी एक अच्छा तरीका है, घर पे जालियां लगा लो तो उससे मच्छर अंदर आएंगे नहीं। और शाम के वक्त क्या है, पहले ही घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मच्छर मेनली शाम के टाइम ही घर पे आते हैं। और जो लेड बाथ है उनके दरवाजे हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि लेड बाथ से कई बार ऐसे एयर या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव अंदर आ जाते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो जो भी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है उसको थोड़ा सा बंद रखना चाहिए। जैसे कोई स्टोर रूम है, लंबे समय तक बंद है, तो उसको बंद ही रखना चाहिए, और उसके अंदर जाते हो तो मास्क लगा के जाना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो एयरवे पैसेज के थ्रू होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली सांस ले रहा है व्यक्ति, छोड़ रहा है, तो जब सांस लेता है तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। और जब भी किसी चीज को हाथ लगाओ तो प्रॉपर हैंड की वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। आपके प्रैक्टिकल में है ना सोशल फार्मेसी में कि हैंड वॉशिंग कैसे करनी है। तो खाना खाने से पहले बहुत साफ आप लोग हाथ धुला करो, और ऐसी आपको काउंसलिंग भी देनी है, ठीक है। क्योंकि गांव के लोग क्या है, उतनी हाथ वाथ धुलते नहीं और सीधे आके खाना खाना शुरू कर देते हैं, और वो मिट्टी विट्टी को हाथ लगाते हैं। मिट्टी में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो लोग को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो जहां पर भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी, वहां पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मच्छर आया, मच्छर ने काटा, तो स्पोरोजाइट्स, ठीक है, स्पोरोजाइट्स मतलब ये छोटा रूप है जो ऑर्गेनिज्म है उसका। ठीक है। तो ये जब मच्छर ये काटेगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सबसे पहले आएगा लिवर में, और फिर ये लिवर में आराम से 8-15 दिन, 3 दिन 4 दिन रहेगा मस्त, खाएगा पिएगा न्यूट्रिशंस लेगा हमारी ही बॉडी से। और फिर धीरे धीरे क्या है, ये मेरोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरोजाइट्स में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये फिर लिवर से बाहर आना शुरू कर देगा। ये मेरोजॉइट, इसकी ये स्टेजेस हैं, इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। जैसे एक आदमी के डेवलपमेंट की स्टेज रहती है ना, बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, फिर अधेड़ उम्र का होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो वैसे ही ये इसकी स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स लिवर में रहेंगे और फिर यहाँ पर वो डेवलप होंगे, क्योंकि अब बॉडी में आ गए तो उसको न्यूट्रिशन तो मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सारी चीजें हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। और एक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, वो तो एक सिंपल सा सेल है। अब जब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ जाएगा तो ये मेरोजाइट्स में कन्वर्ट होके लिवर से रिलीज हो जाएगा, और हिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारे होल बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन से कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। इसी वजह से कुछ पेशेंट्स को फीसिस पास करने के दौरान ब्लीडिंग भी होती है, फीसिस में, स्टूल में ब्लीडिंग आती है, लेटरिन में ब्लड आता है हल्का सा, मतलब रेडनेस आती है। तो वो रेडनेस क्यों आती है, ये जो मेरोजॉइट्स हैं ये रेड ब्लड सेल को का ब्रेक डाउन करते हैं, ये हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस वजह से वो जो सेल टूटती है तो
फीसेस पे जब वो निकलती है बाहर तो हल्का सा रेडनेस लेके निकलती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ट्रोफोजोफाइट है ना, लेट ट्रोफोजो, ये इनकी स्टेजेस होती हैं। फिर लास्ट में ये बन जाता है आपका सिजोंट। और जब ये सिजोंट बन जाता है तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ये सिजोंट जब बन जाता है। ठीक है, सिजोंट बन के बॉडी में तहलका मचा देता है और मलेरिया के सिम्टम अपने पीक परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया को इतना डेंजरस हो जाता है कि कभी कभी इसको नजरअंदाज किया जाए तो सर में चढ़ जाता है ये, और पेशेंट बड़बड़ाने लगता है, फिर कुछ का कुछ बोलने लगता है, उसके दिमाग पे से उसका कंट्रोल ही खो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आती है, क्या बोलता है अनाप शनाप कुछ समझ में नहीं आता, घर के लोग को लगता है इसकी छटक गई है अब। तो ये सिजोंट बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में ही मलेरिया का डिटेक्शन करके डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट ले लेना ही बेटर रहता है। फिर क्या होता है इसमें गैमिट बनने लगते हैं, तो जब ये गैमिट बनते हैं तो जब ये मच्छर इसको काटेगा तो फिर से ये मच्छर में आ जाएंगे, फिर वो मच्छर किसी और को काटेगा तो फिर उसमें फैल जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, यदि जिस इंसान को मलेरिया है उसको यदि मच्छर ने काटा और फिर दूसरे को काटा तो वो व्यक्ति पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मलेरिया का। इसलिए मलेरिया के व्यक्ति को मच्छरदानी में सुलाना बहुत जरूरी है। मैंने एक पेशेंट को कहा कि भैया आप मच्छरदानी लगा के सो, तो वो बोलता है, बोले अब क्या सोना सर, अब तो मेरी तबीयत तो खराब हो ही गई है, मच्छर ने तो काट ही दिया है। मैंने बोला देख अब तू बीमार इतना पड़ गया, तेरे को मच्छर काटेगा और वही मच्छर फिर किसी और को तेरे घर पे काटेगा तो वो तुझसे ज्यादा बीमार पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा अब तू, तो मच्छर एक भी नहीं कटवाएगा। तो फिर ऐसा है कि जो भी मलेरिया का पेशेंट है उसको मच्छरदानी में सोना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर भी वैसे, नर्सेज, फार्मासिस्ट काउंसलिंग देते हैं पेशेंट को तो समझा देते हैं वैसे। तो ये चीजें हैं, तो ये पूरा इसका साइकिल है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ये आपको बनाना है, ऐसा ना बना पाओ रफ बना देना। स्पोरोजोइट्स, मेरोजोइट्स, और फिर लास्ट में ये अर्ली ट्रोफोजाइट और लेट ट्रोफोजाइट और सिजोंट और गैमिटोसाइट्स, यहाँ तक आप इसका साइकिल बना देना। ये स्पीसीज के नाम लिख देना जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। दवाइयों के नाम लिख देना, अभी आगे बताऊंगा। नाउ द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है इस पे मेडिसिन का भी इफेक्ट पड़ता है और इस पे कोई भी डिसीज डिसऑर्डर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो मलेरिया का हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे स्प्लिन पे, स्टमक पे, हमारा जो बैक साइड है, बैकबोन है, पीठ का निचला हिस्सा है, सिस्टेमिक मतलब ब्लड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मसल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। और सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर चुका है, अब वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बॉडी ने एक्टिवेट कर लिया है। और एक्टिवेट करने की वजह से जो कोहराम मचा है उस वजह से बॉडी हमें बताती है एक्सटर्नली सिम्टम्स के माध्यम से कि भैया अब फाइटिंग शुरू हो गई है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़े और वो शांति से चुपचाप लेटा रहे, भगवान से प्रार्थना करता रहे, तो वो बच भी सकता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है दुनिया में आपने आपकी आस पड़ोस में कुछ लोग देखे होंगे जिनको कोविड हुआ होगा, तो उन्होंने केवल इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था तो भगवान से प्रार्थना की होगी, पूजा पाठ की होगी, तो भी बच गया होगा व्यक्ति। तो ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल होता है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। यदि इंसान का खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, यदि इंसान ने कभी कोई गलत कर्म नहीं किए हैं, तो भगवान उसके साथ रहता है और वो इन्फेक्शन से बच जाता है, ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन इंसान के ऐसे खान पान, रहन सहन, सोच और उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो बच जाए। जब वो प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना ऊपर वाला स्वीकार कर ले। पहले के लोग कहते थे ना, हाथ में जल लेके, कि परमात्मा मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं कहा है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, तो तू ही संभालेगा इस व्यक्ति, तो मुझे तू ही बचाएगा, और वो जल को छोड़ देता था और परमात्मा उसकी बात सुन लेता था, है ना। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसैया माता के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने ऐसी डिमांड रखी जो अनुसैया माता पूरी ना कर पाए, उनके सतीत्व को भंग करने के लिए कहा कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना है। अब उसने सोचा कि अतिथि देवो भव, वो वैसा कर नहीं पाई, तो उसने जल हाथ में लेके परमात्मा से प्रार्थना की कि ये मेरा सतीत्व भंग करना चाहते हैं और ये जो कह रहे हैं ये मैं कर नहीं सकती, तो अब मुझे तू ही बचाएगा। तो उनकी तीनों की मनसा
पूरी कर दी थी परमात्मा ने। वो 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे हो गए थे और अनुसैया माता ने उनको दूध पिलाया था, तो उनकी भी मनसा पूरी हो गई थी और अनुसैया माता की मनसा भी पूरी हो गई। उन्होंने तीनों को अपने बच्चे बना लिया था, है ना। तो इंसान को इतना अपने मन से और कर्म से पवित्र रहना चाहिए कि ईश्वर भी उसका साथ दे। शाम को जब वो पूजा करने बैठे तो वो जिसके लिए प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। ठीक है। तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वच्छता अपनाएं, अच्छे कर्म करें, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने जीवन को आनंद से जिएं। और इस बीमारी को इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम एग्जाम में लिख के हम पास हो जाए और इस बीमारी से हम बच भी सकें। और कल को कोई पेशेंट हमारे सामने आता है तो हम उसको काउंसलिंग दे सकें कि वो क्या बचाव के लिए क्या कदम उठा सकता है और कैसे इस बीमारी से बच सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट आता है हेडेक। हेडेक मतलब सिर का दर्द। दूसरा आता है फीवर, इसमें बुखार आता है और ठंडी लगती है। मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, फटीक और पेन। मसल्स में अकड़न होगी, जकड़न होगी, मसल्स में दर्द का एहसास होगा। और बैक बैक पेन भी हो सकता है, मतलब पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। स्किन से क्या होगा, स्वेटिंग होगी और ठंड लगेगी। ठीक है। तो स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, स्वेटिंग, पसीना आएगा पेशेंट को, ठंड लगने लगेगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, उसका जो कफ है वो ड्राई होने लगेगा। ठीक है। तो ड्राई कफ की वजह से हो सकता है उसको पॉसिबली खांसी आए या खराश हो। स्प्लीन उसका इनलार्ज हो जाएगा। स्प्लीन उसका इनलार्ज क्यों होगा, कोई बता सकता है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, उसका स्प्लीन हाँ। इनलार्ज क्यों होगा, कोई बताएगा? मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था जब बताया था कि स्प्लीन इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन। आपके जो लिम्फ नोड होते हैं वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है बताओ? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इस लिम्फेटिक सिस्टम की जो नोड्स होते हैं वहां पर गढ़ होता है, वो पॉइंट होता है, वो ऐसा कैंप होता है जहां पर हमारे बॉडी की जो सेना है वो विश्राम करती है। ठीक है। तो जब वहां पर कोई भी दुश्मन आता है ना तो उसको सीधे पकड़ के कैंप में लाया जाता है और फिर उसके साथ फाइटिंग की जाती है। तो ये जो स्प्लिन है ये सूज जाता है, इनलार्ज हो जाता है, स्वेलिंग की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। क्योंकि ये सभी ब्लड में जितने भी ये जो जीवाणु के अंश है इसको वो कहाँ पर कहाँ पर लेके आएगा, वो स्प्लिन में लेके आएगा ताकि उसको खत्म किया जा सके। ऐसा ही होता है ना। एक होता है, अपने जो आपने देखा होगा, एलओसी मूवी देखी होगी, सैनिक तो हर जगह फैले रहते हैं लेकिन उनका एक कैंप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अड्डा, जिसमें पूरे सैनिक और पूरे हथियार वथियार सब एकदम मतलब रेडी रहते हैं। और किसी को यदि थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो वहीं लेके आते हैं। तो ये स्प्लीन में फंस जाते हैं वो, है ना। जब सर्कुलेशन से इसमें से गुजरेंगे तो यहाँ पर उनको रोक लिया जाता है, तो इसलिए ये इनलार्ज हो जाता है, ये फूल जाता है। एक चीज आप हमेशा सर्वदा ध्यान रखना, जितने भी बीमारी के लक्षण हैं ये लक्षण हमें सिर्फ ये बताते हैं कि बॉडी अभी रिकवरी के फेज पे चल रही है और बॉडी ने उस रोग से लड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि बॉडी ने अपना फीवर स्वयं बढ़ाया है, ये बात याद रखना। बॉडी ने अपना टेम्परेचर स्वयं बढ़ाया है। बॉडी ने म्यूकस के सिक्रीशन को स्वयं कम किया है। बॉडी ने स्वेटिंग स्वयं शुरू की है कि कहीं ना कहीं उसको पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाए। बॉडी ने अपना टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ा के उस चीज को, आपने देखा होगा हल्की सी हीट देने से कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा बारूद में आग लगने की क्षमता है लेकिन उसको चिंगारी चाहिए, अगरबत्ती से आपने आग लगा दी तो वो फट जाएगा वो। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के उस चीज से लड़ने की कोशिश करती है, उस पैथोजन से, है ना। और बॉडी जब बीमार पड़ती है, इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी का जो पूरा पूरा जो ध्यान है वो एक ही चीज पे रहता है कि मुझे बचना है, मुझे ठीक होना है मुझे। इस वजह से आपकी भूख प्यास भी मार देती है बॉडी। खुद नहीं खाती बॉडी कुछ। बॉडी बोलती है अभी खाने पीने का समय नहीं है, अभी मैं इस पैथोजन से लड़ूंगी। भूख मर जाती है आप लोगों की, मुंह का टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? बॉडी बोलती है अभी मुझे बाहर की कोई चीजों से लेना देना नहीं है। ना आपको कोई दोस्त याद आता है, बीमारी पड़ती है,
तो ना आपको कोई किसी की याद आती है, बस ऊपर वाले की याद आ जाती है। हरे रामा हरे कृष्णा या अल्लाह करता है व्यक्ति, है ना। हालेलुया जो भी बोलता है अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो बीमारी जब बॉडी में आती है तो बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। अब बोलता है अब हमें मुंह का टेस्ट भी बंद कर दो, खाएगा ही नहीं है। अभी खाएगा तो हमको पचाना पड़ेगा, और पचाना पड़ेगा तो हमारी आधी एनर्जी खाना पचाने में लग जाएगी। तो इसके मुंह का टेस्ट भी बंद कर दो, इसकी नोज की स्मेल भी बंद कर दो, नहीं तो उसको खुशबू आएगी तो ये खुशबू की तरफ आकर्षित होगा। अभी ये चुपचाप बेड पे पड़ा रहे, चुपचाप बिस्तर पे लेटा रहे और आराम करता रहे, ताकि हम अपना काम करें। तो इम्यून सिस्टम लड़ता है बीमारी से और पूरी कोशिश करता है। और नहीं तो फिर हम बाहर से एंटीबायोटिक भेजते हैं। होता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी, तो उसने भारत से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया सैनिक भेज दो, हम लोग हारने वाले हैं। तुम सैनिक नहीं भेजोगे तो हम हार जाएंगे। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हमको आजाद कर दो तो हम सैनिक भेज देंगे। तो आपको पता है भारत से 1,20,000 सैनिक बेचे भेजे गए थे ब्रिटेन। तब ब्रिटेन जीता था, नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन तक गुलाम होने वाला था। तो ब्रिटेन भी आज भी ऐसा देश है जिसने कभी गुलामी नहीं की है, किसी की गुलामी नहीं की है। इवन भारत पे 200 साल ब्रिटेन ने रूल किया है, ऐसा देश है ब्रिटेन। लेकिन उसकी भी हालत खराब हो गई थी, तो उसने भारत से मदद ली थी। तो हमारी बॉडी में भी जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स खाते हैं, है ना, एंटीवायरल ड्रग्स खाते हैं, तो हम ये बाहर से एक्सटर्नली बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बॉडी तो अपना काम करती है, लेकिन हम एक्सटर्नली सपोर्ट ले रहे हैं। हमने क्या किया, मलेरिया का दवाई खा लिया, है ना, तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। ब्रिटेन देश बहुत ताकतवर था, भारत पे 200 साल से राज कर रहा था, लेकिन वो युद्ध में हारने वाला था, तो उसने भारत से भी आगे हाथ मिला लिया कि आजा, मुझे सैनिक भेज। वैसी बॉडी का काम होता है। आपको मलेरिया हुआ, आपने यदि क्लोरोक्वीन खाया, प्राइमाक्वीन ड्रग लिया, आर्टेमिसिन ड्रग लिया, तो आपने बॉडी को सपोर्ट दिया कि हम सर तुझे आपकी सपोर्ट वॉइस कर नहीं रहे आ हैं। वॉइस नहीं आ रही है? ये सर लास्ट सेंटेंस पूरा नहीं सुनाई दिया। किसी को ही नहीं आ रही है क्या? हेलो। यस सर, ब्रेक हो रही थी आवाज। हल्का सा होता है, चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स आते हैं आपको पता होना चाहिए। नाम बताओ इम्यून सिस्टम के सेल्स के। नेम ऑफ इम्यून सेल्स ऑफ बॉडी। कौन से सेल्स होते हैं बॉडी में, बताओ। ढेर सारे होते हैं। आप बताओ फिर मैं बताऊंगा आपको। बताओ। हेलो। सुसुप्त अवस्था में चले गए क्या आप लोग? हम्म। बॉडी के इम्यून सेल्स के नाम नहीं बता रहे हो आप। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है बॉडी में? हम्म। सर बी सेल्स, टी सेल्स वेरी गुड, बी सेल्स टी सेल्स। वेरी गुड। और मोनोसाइटिस सर, हाँ, मोनोसाइटिस यस। मोनोसाइट्स ठीक है। लिम्फोसाइटिस भी। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, बी सी लिम्फोसाइट और टी यस यस लिम्फोसाइट। वेरी गुड। यस यस। वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने, है ना। लिम्फोसाइट के टाइप होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो, उसमें T4 सेल्स होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, है ना। तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी सेल बढ़ गई है, तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कौन सा है। जैसे HIV का जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होगा, ब्लड में T8 CD सेल्स बढ़ जाते हैं उसमें, है ना। TCD सेल्स, वो टी सेल्स के बहुत सारे टाइप रहते हैं। तो वो वाला सेल जब बढ़ जाता है तो पता चल जाता है भैया एडिनो वायरस आ गया है, HIV/AIDS पर्सन को हो गया है। तो हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं ना। अब WBCS, जितना भी WBCS के टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, वो सभी तो इम्यूनिटी में काम कर रहे हैं। WBCS के टाइप मैंने आपको बताए थे ना। क्या बताए थे बताओ। ग्रेन्युलोसाइट से ग्रेन्युलोसाइट, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सब बताया था मैंने आपको। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हो।
बेसिक्स तो पढ़ना है हमको डी फार्मेसी में, हमें डेप्थ में तो जाना ही नहीं है। ना हमको नीट के एग्जाम देके पास करना है, और ना हम पीएचडी करना है मलेरिया पे। हमें तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ब्लड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बोन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं तो हमेशा आपको बेसिक्स ही बताता हूँ ना, कभी मैं कोई कठिन चीज कहाँ बताता हूँ आपको, हर चीज तो मैं बहुत इजी बताता हूँ और क्वेश्चंस भी इजी पूछता हूँ। आपका एग्जाम भी ऐसा ही इजी होगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। कम से कम ब्लड का कंपोजिशन एग्जाम में आता है तो आप ये सब लिखोगे तो कम से कम, है ना। और कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को आपको एक्सप्लेन करना है तो फिर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले शायद आपको इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ाया था, है ना। बताओ वैक्सीन्स के टाइप कौन बताएगा, टाइप्स ऑफ वैक्सीन आप लोग पढ़ते नहीं हो लगता है। वैक्सीन्स के टाइप्स के बारे में बताइए। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन, वायरल हाँ, वेक्टर वैक्सीन, वेरी गुड। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। और अभी नहीं पता है। ठीक है, अब मुझे जो चाइल्ड को जो वैक्सीनेशन करते हैं ना, तो कितने टीके लगते हैं वो बताइए। आपको बताया था ना मैंने, मीजल्स का टीका लगता है, चिकन पॉक्स का लगता है, बीसीजी का लगता है, पोलियो का लगता है। ये सारे टीके लगते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा रिवाइज किया करो, हल्का हल्का पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। अब आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा इससे, कम से कम अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर लिया करो, है ना। आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम में लिखा रहता है जनरल नॉलेज, तो हर चीज का बेसिक ही तो पढ़ाते हैं, और हर चीज का बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है इंटरव्यू में जब आप बैठते हो, आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, कोई बहुत गहराई से कोई नहीं पूछता। क्योंकि सब पढ़ाई हुई चीजें जो है वो 10-10 साल पहले पढ़ के छोड़ दी है ना। अब बस वो प्रैक्टिकली उस काम को कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ आपसे, और वो प्रैक्टिकल्स में बेसिक ही यूज होता है ना। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, वैसे आपको सब पता है, पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। मतलब कॉपियां भर पाएंगे, वैसे आपको पता सब है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए, बॉडी एक, नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्वेटिंग, चिल, है ना। कभी भी आपको कहीं सिम्टम्स याद ना आए तो कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो बहुत सारी बीमारियों में होते हैं। टेम्परेचर चेंज भी बहुत सारी बीमारियों में हो जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना। स्वेटिंग होती है, नौसिया वोमिटिंग तो बहुत ही कॉमन है बीमार पड़ने पे, बुरा जू लगना, बोलता है ना पेशेंट अच्छा नहीं लग रहा है मन को, तो वो सब कॉमन डिजीज, कॉमन सिम्टम्स है। डायरिया भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। टैकीकार्डिया हो जाता है, हाँ बताओ टैकीकार्डिया क्या होता है। 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, टैकीकार्डिया क्या होता है बताओ। और ब्रेडिकार्डिया। सर टैकीकार्डिया में हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, लाइक कम ज्यादा। हाँ सही कहा आपने। एरिथमिया इज अ इरेगुलर कंडीशन ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो इरेगुलर होगी वो दो टाइप से हो सकती है, या तो वो काफी अर्थिमिया बढ़ में तो जाएगी, या तो वो कम हो जाएगी। यदि वो लेस देन 60 बीट इन अ मिनट है तो क्या क्या बोलेंगे उसको, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेक। और जो टैकीकार्डिया है उसमें 100 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है कि वो 1 मिनट में 70 से 72 बार ही धड़के, पर हार्ट की धड़कनें यदि बढ़ गई हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस, बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए तो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो तराजू याद कर लिया करो, बॉडी में एकदम तराजू के हिसाब से चलती है। कोई भी हार्मोन है ना तो वो ज्यादा सिक्रीशन होना चाहिए ना तो कम सिक्रीट होना चाहिए, दोनों में प्रॉब्लम है। हड्डियों का भी ऐसा ही है, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाए साहब तो भी प्रॉब्लम है। और हम सोचे कि हड्डियां मजबूत हो जाए, हम ज्यादा ही कैल्शियम कंज्यूम कर ले तो भी प्रॉब्लम है। ज्यादा कैल्शियम कंज्यूम करेंगे वो लम्फ बना लेगा, किडनी में जाके ब्लॉक हो जाएगा, पथरी हो जाएगी, लो थे, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ना तो अति करें जीवन में कभी, और ना तो बहुत ज्यादा हाइपो की कंडीशन में चले जाए, ना तो हाइपर में रहे ना तो हाइपो में रहे। बीच में थोड़ा सा अपना संतुलन को हमेशा बनाए रखें।
और हर चीज में संतुलन बनाए रखें, आपके गुस्से पे संतुलन बनाए रखें, आपके जो इमोशंस है उस पे संतुलन बनाए रखें। बैलेंस्ड लाइफ जी के देखो, बहुत आनंद आएगा। हर चीज में बैलेंसिंग ला लो, पूरी बॉडी भी बैलेंस के आधार पे चल रही है। और किसी भी डिजीज को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या है और डिजीज कंडीशन क्या है। नॉर्मल कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहे, 37 डिग्री सेल्सियस रहे। एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, बॉडी तप गई, उबल गई बॉडी पूरी, पेशेंट इज बॉइलिंग, उसका बॉडी टेम्परेचर चला गया फ़ारेनहाइट में 102 3 4 तक पहुंच गया, तब गया पेशेंट। उसका हाथ पानी में डूब दे तो पानी गर्म हो जाए, मजाक कर रहा हूँ, काफी बॉडी तप जाती है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। हार्ट रेट 70 75 बार धड़के तो समझ में आती है बात। अब 110 बार धड़क रहा है, या तो इतना धीरे धड़क रहा है कि 60 50 बार धड़क रहा है। ऑक्सीजन का लेवल, O2 लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए, 98 100 के आसपास रहना चाहिए, 95 से ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए। अब कोविड के केस में वो खिसक के आ जाता था 40 तक। मैंने अपनी आंख से पेशेंट का देखा है, SpO2 लेवल आ जाता है 40 35 पे। मैंने जब हॉस्पिटल में काम किया ना तो लोगों को मरते देखा है मैंने, आंख के सामने मरते देखा है कि कैसे उनका जो SpO2 लेवल है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। 90 से आया 70 पे, 70 से 80 पे, 50 पे, 40 पे, और बस 40 के नीचे, 30 के नीचे तो पूरा गेम हो जाता है। और पेशेंट की जो हा, हार्ट धड़कता है, उसकी जो बीट आती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना, वो बीट भी उसकी ऐसे चलते चलते, मूवियों में भी कभी कभी दिखाते हैं, है ना, ऐसे चल रही और एकदम से सीधी हो जाती है, देखा है किसी ने, मूवियों में दिखाते हैं ये। पेशेंट बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती है, और उसकी हार्ट बीट ऐसी चल रही है और आड़ी टेढ़ी हुई, लंबी चौड़ी हुई, और सीधी हो गई एकदम से। और सीधी हो गई तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया ही इज नो मोर, आई एम सॉरी, और जीवन लीला समाप्त। स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, है ना, सेरेब्रल मलेरिया होता है, पल्मोनरी डीमा आ जाता है। पल्मोनरी इज अ वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, ये लंग्स से रिलेटेड होता है पल्मोनरी। तो लंग्स में सूजन आ जाती है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस हो जाता है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है वो गैस्ट्रिक सिस्टम जो है हमारा, जीआई ट्रैक है, उस पर भी इन्फेक्शन अपना कर देता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया क्यों होगा पेशेंट को, बताओ, सीधी सी बात है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसने रेड ब्लड का डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से बॉडी में आरबीसीएस ही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो मलेरिया के दौरान पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। और पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा तो फिर मलेरिया के बाद में उसको फिर से आयरन के लिए या तो टैबलेट लेगा या तो पालक खाएगा, अनार खाएगा, फिर उसकी रिकवरी होगी धीरे धीरे, है ना। तो एनीमिया भी हो जाता है। रीनल फेलियर हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन रीनल सिस्टम को इफेक्ट डालता है। डायग्नोसिस मलेरिया की कैसे होगी, ब्लड का स्मीयर बनाया जाएगा, उसको लैब पैथोलॉजी में लैब टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा ब्लड में है या नहीं वो प्रेजेंट, और है तो फिर मलेरिया कंफर्म हो जाता है और डॉक्टर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। एक आता है रैपिड एंटीजन किट टेस्ट आती है, जिसमें डायग्नोस्टिक बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इवन आप खुद भी मतलब डायग्नोसिस कर सकते हो, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, एक किट आती थी उस, जैसे प्रेगनेंसी किट इसका एग्जाम्पल, कोई लेडी है उसके यदि पीरियड्स मिस हो गए हैं, उसको चेक करना है कि भाई मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, तो वो किट लेके आती है, उस पर यूरिन के 2 ड्रॉप्स डालती है, यदि 2 पॉजिटिव लाइंस आती है मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो ऐसे ही मलेरिया का भी किट आता है, और ऐसे ही जो किट्स आते हैं उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो रिजल्ट आता है वो ब्लड टेस्ट से आते हैं, ठीक है। तो ये किट तो बस टेम्पररी है, लेकिन आपको ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए। अब मेडिकेशंस देख लेते हैं। मेडिकेशंस आपको याद रखना है, क्विनिन सल्फेट, प्राइमाक्विन फॉस्फेट, और आर्टेमिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये चार ही दवाइयों के नाम आप लोग याद रखना, ज्यादा आप लोग मैं बताऊंगा भी तो याद रख नहीं पाओगे। चार दवाइयों के नाम याद रखना, मलेरिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। और इतना यदि आप कर लोगे तो आपका मलेरिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मलेरिया टॉपिक खत्म होता है। होपफुली आप लोग को पहले से बहुत कुछ पता था, और कुछ चीज़ें आपने आज नई सीखी होगी, और ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है।
कोई डाउट है किसी को? हेलो। नो सर। चलिए, फॉर्म कल करो मिलते डिवीजन हैं। में। कल मिलते हैं हम सेम टाइम, ठीक है, 1 से 2। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि गर्मियों के सीजन में रूमेनल एसिडोसिस के केसेस बढ़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल जिसके लिए अंकित, कई मार्केट सही में कहा। अलग अलग चीजें अवेलेबल है। हाँ। कुछ रूमन बफर वगैरह आते हैं जो 70 रुपए एमआरपी में आते हैं, लाइव कल्चर है जो 60 रुपए एमआरपी में आ रहे हैं, हम्म। रूमिनोटॉनिक बोलस है, फेरस सल्फेट बोलस है, इनका अच्छा। टोटल अगर कॉस्टिंग हम देखते हैं तो 30 रुपए समथिंग हो जाती है। वहीं अच्छा। पे अच्छा अंकित जी, चारों का आप समावेश सभी स्टूडेंट्स को पाउडर बताएं करा है कि अपना, मलेरिया का ट्रीटमेंट आज की पाउडर डेट में कितना पैसा केवल लगता है इनकैन इलाज में? इसमें रूमन को पीएच को मेंटेन करने के लिए रूमन बफर लाइव कल्चर डाला गया है। हम्म। डिस्टर्ब रूमिनल माइक्रोफ्लोरा करेक्ट करने के लिए लाइव कल्चर प्रोबायोटिक्स दिया है। हम्म। एंजाइम्स को प्रोबायोटिक्स दिया है रूमिनल इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, फेरस सल्फेट दिया है जो कि रूमन अटोनिक को ठीक करता रहता क्या बात है। है। 91 रुपए मार्केट में उपलब्ध है रूमन एफएस पाउडर। वेरी गुड अभी गोबर अंकित से जी, कच्चा आपका नॉलेज काफी बढ़िया है। क्योंकि आप डॉक्टर से मिलते हो, तो चेंज होने आप के बाद ये आपके सारी कंपनी दिक्कतें में खत्म प्रोडक्ट्स हैं क्या, एक कोई बार में एंटी आपको रिलीफ। मलेरियल दवाइयाँ हैं? बाकी गर्मी का सीजन आप देख रहे हैं, हाँ। जितनी ज्यादा धूप बढ़ेगी जानवर समर स्ट्रेस में आएगा, हीट स्ट्रोक का हम्म। केस रहेगा, जिसके लिए अपने हम्म। पास शार्कोफोरल वेट आता है। क्योंकि अच्छा। दुबले पतले कमजोर पशुओं में प्रेगनेंसी पीरियड में डिवॉल्वमेंट कराने के बाद लिखना है। 1 किलो का ही लिखे अक्सर, जहां पर भी लिखे चॉकलेट फ्लेवर में और पाइनएप्पल फ्लेवर में अवेलेबल है। बाकी 450 ग्राम, 1 किलो, 2.5 किलो पैकिंग अवेलेबल है, छोटी बड़ी जहां पर आप लिख सकते हैं। लेकिन 1 किलो ऐसी पैकिंग है जो आप रेगुलर यूज करवा सकते हैं, क्या 1 किलो 20 दिन तक चलता है तो किसान को रिलीफ भी मिलता है। सही है, सही। बाकी समय के साथ साथ जनरेशन चेंज होती है, जैसे पहले अपन 3rd जनरेशन के एंटीबायोटिक यूज करते थे, अभी हम्म। मार्केट में 4th जनरेशन के एंटीबायोटिक आ गए, और एलएमबिक ने लेके आए हैं सब C4 अच्छा। 4th जनरेशन फोर्थ का फोर्थ एंटीबायोटिक जनरेशन के हार्ड टाइप के एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। 500 mg 500 किलो वजन के लिए है। नया मॉलिक्यूल है जो स्ट्रेस फ्री है जानवर। वाइबाजीम 3rd जनरेशन का है ना? बाकी गर्मी सिफिक्सिन। में सबसे ज्यादा समस्या रहेगी सब टेक्स, टेक्स की हम्म। समस्या के लिए अपने पास टेकआउट सोप है, परमेथ्रिन सेट्रिमाइड एलोवेरा के साथ कॉम्बिनेशन है। गाय हम्म। भैंस सभी जगह पर आप यूज करवा सकते हैं डॉक्टर साहब। सही है। केवल बढ़िया इसको अच्छा खास करके घाट फार्मास्यूटिकल बनाना है। कंपनी वेटनरीज भी बनाती है और ह्यूमन बींग्स के डिजीज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिसिन बनाती है। और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बहुत पुरानी कंपनी है, आप सभी को मैं बता दूं जनरल नॉलेज के लिए। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बहुत ही पुरानी कंपनी है। बीइंग एज अ फार्मासिस्ट, आपको कम से कम पंद्रह सब बीस कंपनियों के नाम आपके डिस्ट्रोफिट टिप बोला पे होने चाहिए। जानवर गर्मी के याद सीजन रखना में है थोड़ा बात, सा बार बार है ना? 5-7 आपको गार्ड आयुर्वेदिक कंपनियों के नाम पता होने चाहिए, और कम से कम 15-20 आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नाम पता होना चाहिए। अंकित को छोड़ के, अंकित तो मुझे पता है 30 नाम जी। बता देगा। अंकित को छोड़ के मुझे कोई भी 5 नाम बताइए दवाइयों की कंपनी के। पूनम, बताओ। सर बायोकॉन एलटीडी, ल्यूपिन ठीक है। एलटीडी, ठीक डॉक्टर है। रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। सर ला- एक मेगासिस है, जेडन भी है, और हम्म। उसके बाद सर अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। हम्म। ठीक है। सर कम। मैनकाइंड फार्मा, एरिस्टो फार्मा। हाँ, एरिस्टो, मैनकाइंड, ठीक है। रेनबेक्सी लुपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एलिली, पेनिशिया, मुझे लोशन दांत का खुजली के लिए है ना? सर एलम्बिक, ग्लेन थोड़ा सा इसका जेल इसका गोल्ड के लिए निवेदन रहेगा। है ना? चलिए और ठीक ये है। हार्मोन भी अवेलेबल है, गायनेट्रोपेथी, चलिए वो आज लड़का हम बता यहीं के पर नहीं होगा, क्लास को खत्म करते हार्मोन हैं, उसके कल पास हम मिलेंगे 1 से 2। आप लोग ठीक है पढ़ाई डॉक्टर। कीजिए थोड़ा सा और भी अभी लंच करके एस्कल आराम कीजिए, शार्कोफोरल ठीक गोबर है। बाय।